सुभाष कश्यप की जो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस क्लियर होगी आप लोगों को, और आज के इस डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए आज आप तैयार होंगे, राइट। और आज आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा। जैसा एडिटोरियल में आज आया है नए भारत के निर्माण के बारे में, न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया के कॉन्सेप्ट मैंने एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया था अपने बैच में, क्या है ये न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट। और एक बड़ा अच्छा मुद्दा आया है, अगर आप लोग देख रहे होंगे, इसमें बड़ा बड़ा लिखा है नेशनल सिक्योरिटी। इलेक्शन में ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद होगा मैंने आपको 6 तरह की सिक्योरिटीज़ पढ़ाई थी, अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, और मुश्किल से अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ जब मैंने नेशनल सिक्योरिटीज़ के बारे में बात किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, राइट। तो अब देखिए कितना बड़ा जो है वो इस पर एक मुद्दा आया कि हम जनरली रीजनल जब हम इलेक्शंस होते हैं तो हम राष्ट्रीय मुद्दों को किनारे कर देते हैं और नेशनल सिक्योरिटी से भी कई बार कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। और देखिए कि इस तरह से जो है वो आया है। कितने लोगों ने इसको पढ़ा, कितने लोगों ने याद है? यहीं पर मैंने लिखा था, देखिए ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जब मुझे बोर्ड पे अभी भी जो मैंने पढ़ाया था, आपको मैंने सिक्योरिटीज़ पढ़ाई थी, याद है? नेशनल सिक्योरिटी नंबर 1 का मैंने कहा था इस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। इंटरनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, लिवलीहुड सिक्योरिटी और एनवायरमेंट सिक्योरिटी। और ये देखिए क्या है हेडिंग, आज का न्यूज़पेपर है। तो हमने इसको आज से 5-6 दिन पहले, लगभग 7 दिन हो रहा है ये पढ़े हुए, और यहाँ पर हमने पढ़ा था और आज एग्ज़ाम में पहले आ गया। इसलिए बच्चा कहता है कि हाँ सर, पहले आप पढ़ाते हैं बाद में छपता है। उसका रीज़न ये होता है कि हम एनालिसिस बहुत करते हैं, और जब एनालिटिकल आप पढ़ाई करते हैं, जब आप कॉज एंड इफेक्ट पे पढ़ाई करते हैं, ये बात आप सीखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप कॉज एंड इफेक्ट पे पढ़ाई करते हैं, यानी कि जब आपको कारण पता होता है और प्रभाव की आप जो है लिंक कर पाते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। तो देखिए सीधे सीधे ये मुद्दा है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपके क्लास में मैंने पढ़ाया था, ये बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया। अब आज आपने ढेर सारी चीज़ों को जो है वो बात की, जैसे एक आया है लोकतंत्र का गैस चैम्बर बनता जा रहा है बंगाल। गैस चैम्बर का मतलब वो डाइंग। तो क्या चीज़ है स्टेट और जो है मैंने आपको बताया था कि ये किस में आप रखोगे, ये केंद्र राज्य संबंध में रखोगे, स्टेट और जो सेंटर के रिलेशनशिप में रखोगे, ठीक है। देश को खोखला कर रहा है भ्रष्टाचार का दीमक, ये सुशासन से संबंधित, गवर्नेंस से संबंधित सेगमेंट में, राइट। तो ये इसके बारे में बात हो रही है। तो आपने ढेर सारे जो है वो, अगर आज आपने आर्टिकल पढ़े होंगे तो आपको तमाम जिसने हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए आज हम डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और हमने जो अभी सिलेबस डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने बात की संविधान क्या होता है, हम भारत के लोग, ये क्या एक सेगमेंट अवेलेबल है। इसके बाद हमने और नई नई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें करते हुए यहाँ पर जो है वो सेगमेंट अवेलेबल है, और हमने इसके बारे में पढ़ा था कि केंद्र राज्य संबंध क्या है, शक्तियों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होती हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होती है, फाइनेंशियल पावर क्या होती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या होती है यानी कि वित्तीय स्वायत्तता क्या होती है। हमने इन सब चीज़ों के बारे में एक बहुत ही विस्तार से सेगमेंट को डील किया कि हमारे संविधान का बेसिक क्या होता है, और हमारे जो तीनों बॉडीज़ हैं और उनको कैसे अलग अलग उनकी पावर को सेपरेट किया जाता है, कौन कौन से संवैधानिक बॉडीज़ हैं, कौन सी सांविधिक बॉडीज़ हैं। तो ये सारे हमने जो है डिस्कस किए थे, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो काफ़ी जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। और अब उसके बारे में, और इसके बाद हम लोगों ने जैसे कल अभी बच्चे ने लिखा कि आज मनरेगा के बारे में आया हुआ है, तो कल भी मैंने आपको सोशल सिक्योरिटी नेट के बारे में, वल्नरेबिलिटी सेक्शन के बारे में बताया था कि संवेदनशील कौन होता है, आखिर ये पूरा पर्पज़ क्या है। हम भारत के लोगों में जो हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सक्षम नहीं हैं, तो
तो न्याय के समक्ष समानता और न्याय की समानता, ये दोनों हमें जो है प्रिवेल करना होता है कि जो सक्षम नहीं है, जो अक्षम है, उसको पहले सक्षम बनाओ, फिर उसको दौड़ में लेकर आओ। तो लगातार जो है वो इसके साथ हम लोग चलते हैं। और अब आगे हम डिस्कशन करते हैं कि हमने जो कल सिलेबस पढ़ा था उसका क्वेश्चन, उस पर हमारा डिस्कशन बेसिकली क्या आया हुआ है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला जो है क्वेश्चन है, ये इस बार मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने से आपको काफी कुछ अंदाजा हो जाएगा कि जो सिलेबस ये दिया हुआ है, एक बार मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमारा क्या सेगमेंट रन कर रहा है। तो जो हमारा सिलेबस था वो यही था, ठीक है। हमने ये देखा था, हमने पेपर 2 का सिलेबस देखा कि भारतीय संविधान क्या है, शक्तियों का पृथक्करण क्या है, जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या है, विभिन्न संवैधानिक पद क्या हैं, सरकारी नीतियां क्या हैं, विकास प्रक्रिया क्या है टोटल, और केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील हिस्सों के लिए कार्य करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकासन और प्रबंधित से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय यानी कि हंगर एंड पुअर्टी से रिलेटेड, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य, तो कल आपको आया था मध्य वर्ग के लिए जो है हम स्वास्थ्य सुविधाओं का जो हमारा आयुष्मान भारत है उसको भी हम मध्य वर्ग की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो लगातार अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ई गवर्नेंस, लगातार जो है कि डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बढ़ावा देना, ठीक है, नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। अब देखो आज ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा आया है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझते जाइए न्यूज़पेपर कैसे होगा। यहाँ प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। और मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी नागरिक के लिए जो मूलभूत अधिकार होते हैं उसके साथ साथ उसके कर्तव्यों का जागरण होना, तभी लोग कहलाते हैं, पीपल होगा, नहीं तो मॉब हो जाएंगे। जरा देखिए क्या लाइन लिखी हुई है, ठीक है। और लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। ऐसे में हमें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, कर्तव्य यानी ड्यूटीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हम रास्ते में से सिर्फ मांगे नहीं, कर्तव्य है कि एक नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों को केवल ध्यान देना ले, हमारी ज्यादातर समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, ठीक है। कहता है क्योंकि जहां कर्तव्य सर्वोपरि होता है, जहां ड्यूटी को प्रायोरिटी दिया, ड्यूटी का मतलब एक नागरिक के नाते मेरी ड्यूटी क्या है, मैं अपना, मान लीजिए मैं एक सरकारी जो है अधिकारी हूं, तो मेरा काम है लोगों की सेवा करना, वो जो मांग रहे हैं उनको वो पूरा करके देना। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं वार्ड बॉय हूं, मैं टीचर हूं, तो मैं अपना कार्य अच्छे तरीके से करूं, सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूं। तो कहते हैं कि जहां कर्तव्य सर्वोपरि होता वहां भ्रष्टाचार नहीं रह सकता। अब यहां पर क्या, पारदर्शिता एवं जवाबदेही। तो जब पारदर्शिता का मतलब जैसे ग्लास है, तो ग्लास के अंदर पानी किस कलर में है या कैसा है मुझे यहां दिखाई पड़ा क्योंकि ये क्या, कांच पारदर्शी है। लेकिन अब इसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर पानी किस कलर में है तुम्हें नहीं पता, हो सकता है मैंने इसमें कोई कलर डाल रखा हो। तो आप इसके, मैंने पूछा बेटा इसके अंदर जो वाटर है वो किस कलर, हो सकता है मैंने रूह अफ़ज़ा डाल रखा हो, शरबत डाल रखा हो, वाटर डाल रखा हो, मिल्क रखा हो। तो आप इसमें कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आप ये पारदर्शी नहीं है, आप नहीं देख सकते। जब नागरिक सेवाओं और सेवा देने वाले दोनों के बीच में कुछ एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है जहां वो पारदर्शिता नहीं रह जाती, जहां वो देख नहीं सकता, वहां दिक्कत हो जाती है। इसमें आप बता सकते हैं कि हाँ अंदर कौन सा कलर है, ट्रांसपेरेंट है। तो आप क्या होता है, माना जाता है कि शासन और जो शासित हैं दोनों के बीच में एक पारदर्शिता होनी चाहिए, दोनों के बीच में कोई छुपा हुआ हिस्सा नहीं होना चाहिए। जहां छुपा हुआ शैडो एरिया होगा वहां पर करप्शन होगा ही होगा, वहां पर कुछ लेन देन यानी मेज के नीचे जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर देगा वो। तो ये जो सेगमेंट है कहता है पारदर्शिता एवं जवाबदेही। तो आज की जो ये खबर है बेसिकली वो उसी के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप लोगों ने इससे पहले, ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने डिस्कशन किया था, अगर आप लोगों को उसके बारे में जरा सा भी याद है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कहां लेकर जाना। तो ये कहां से, ये खबर कहां जाएगी, पेपर 2 के अंदर जाएगी। और कहां जाएगी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही यानी कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के अंदर। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जिसका आप पार्ट बनने जा रहे हैं, उसका बेसिकली डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहां तक हमारा यानी कि डेमोक्रेसी, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। तो हमारी डेमोक्रेसी में जो सिविल सर्विसेज, जिसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया, जो आप मजबूत स्तंभ है गवर्नेंस के, वो क्या रोल प्ले कर सकता है लोगों के जीवन में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, चाहे वो नागरिक सुरक्षाओं को देने में, ये बहुत ही मूवमेंट जो है हो सकता है। क्लियर? तो ये बेसिकली हमारा ये सिलेबस रहा। आपने देखा गरीबी भूख से संबंध, अच्छा गरीबी और भूख, आपने गरीबी जो टॉपिक जीएस पेपर 1 में भी देखा था, गरीबी आपने पेपर 2 में भी देखा। दोनों में क्या अंतर होगा? अब मेरा स्टूडेंट, अब ये अंतर समझोगे नहीं तो कभी भी आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। और तुम्हारी कुंडली केवल तुम्हारा आंसर, जो तुम आंसर लिख के दे रहे हो वही तुम्हारा सब कुछ है। तुम कितना जानते हो इस एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी कॉपी क्या कह रही है यही सब कुछ होता है कि तुम उस कॉपी में क्या कह पा रहे हो। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो, तुम्हें संसार का ज्ञान हो, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी कॉपी में जो बात कही गई है वही एग्जामिनर तक पहुंचेगी। अब मान लो गरीबी का मुद्दा तुमने देखा पेपर 1 में भी है और गरीबी का मुद्दा जो है वो
पेपर टू में भी है, तो दोनों में क्या फर्क होगा जरा मुझे बताओ। अगर मुझे आंसर लिखना है और पेपर वन में तुमने पेपर टू के हिसाब से लिख दिया, पेपर टू में तुमने पेपर वन के हिसाब से जो सामाजिक समस्याओं के रूप में लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बताइए। हम्म जब पेपर वन में लिखेंगे तो उसको एक सामाजिक समस्या के रूप में लिखेंगे, राइट। एक ऐसी समस्या जो समाज के ऊपर क्या प्रभाव डाल रही है, वंचित लोग जो किसी भी सामाजिक कारणों से वो बहिष्कृत हैं, वो बाहर हैं। लेकिन जब आप पेपर टू में इसे लिखेंगे तो बेसिकली ये गवर्नेंस और संविधान के अंतर्गत जो उनको मिलने वाले अधिकार या गरीबों को गरीबी से निकालने के लिए किए जाने वाले जो हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट हैं, प्रयास हैं, जो संविधान में उनको बात कही गई, जो डीपीएसपी में हम लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो यहाँ जब आंसर आप लिखेंगे तो वहाँ पर आप बेसिकली संविधान, सरकार, गवर्नेंस और जो हमारे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, यानी कि जो हमारे डीपीएसपी की बात है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। दोनों में टॉपिक सेम है लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है। बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, उन्हें लगता है गरीबी है कुछ भी लिख देंगे यार, क्या दिक्कत है, सब तो एक ही चीज़ है। सब एक चीज़ नहीं है, दोनों में दृष्टिकोण का अंतर आ जाता है। जहाँ पर एक में जो क्या कारण है, क्या मूलभूत तत्व मौजूद हैं, उनको उनसे निकलने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, किस तरह के सरकारी प्रयास हों, सामाजिक प्रयास हों, संवैधानिक में क्या उनको जो है वो प्रयासों के लिए क्या बात कही गई है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। यानी क्लिष्ट हमें जो है वो हमारी संविधान, हमारी पॉलिटी, राज व्यवस्था के आसपास रहना पड़ेगा। वहीं पेपर वन में हम इसको सामाजिक या हम जो है शहरीकरण की देन के रूप में, या जो कई और सामाजिक कारणों की वजह से, कई बार जातिगत कारण हो गया, कई क्षेत्रीय हो गया, कई पिछड़ापन हो गया, रीजनल लेवल के रीजंस हो गए, उनको हमें आइडेंटिफाई करके लिखना होता है। क्लियर है? ये न्यूज सोशल इश्यूज में भी आ सकती है, हाँ आ सकती है। दोनों में दृष्टिकोण का अंतर हमें तय करना पड़ेगा, यही आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और अब ये देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं। डिस्कस द पहला क्वेश्चन है जो इस बार मेंस का क्वेश्चन है। देखिए कि इस पार्ट से क्वेश्चन को समझ लेने से आपको पता चलेगा उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, मतलब हम जो अखबारों में पढ़ते हैं वो किस तरह से हमारे बहुत काम आ सकता है। पेपर टू बहुत अधिक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा सेगमेंट हमारे पास ये आते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ द ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हाई जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। अच्छा देखो, पेपर वन में भी इस बार क्या क्वेश्चन आया, महिला सशक्तिकरण पे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि गिग इकोनॉमी से महिला सशक्तिकरण में क्या भूमिका अपना सकता है, आप लोगों ने देखा था। पेपर टू में क्या क्वेश्चन है कि विविधता, ठीक है, तो कहता है टू इंश्योर विविधता, समता और समावेशता। विविधता का मतलब अलग अलग पहचानों को, चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो, किसी भी क्षेत्र की महिला हो, किसी भी जो है वो जो है कास्ट की महिला हो, तो विविधता का मतलब उनकी सभी आइडेंटिटीज को समाहित करते हुए। समता यानी इक्विटी की बात कर रही है, यानी सबको समान अवसरों की बात, सब बराबरी में। और समावेशिता, समावेशिता का मतलब है कि उनके जीवन में भी उतने ही सकारात्मक परिवर्तन उतनी तेजी से आते रहें। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए तीन शब्द है। विविधता यानी उनकी आइडेंटिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन ना उठे वो अपनी आइडेंटिटी किसी वर्क प्लेस पे मान लो केवल पुरुष ही नहीं हो, पुरुष और महिला दोनों हो वहां पे। समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा करें। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। अब पेपर टू में हमारे अनेक प्रकार जुडिशियल बॉडी थी और वो नाम हमारा जैसे सुप्रीम कोर्ट, हमारा तो कोर्ट हो गया, तो कहता है कि उच्चतर न्यायालय कि नहीं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो हमारा हाईएस्ट जुडिशरी, हायर जुडिशरी, तो जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो वहां पर अभी कुछ समय पहले क्या था, अखबारों में बहुत चर्चा चल रही थी, ठीक है। आपने देखा कि कुछ नाम संस्तुत किए गए थे महिलाओं के,
और वहां पर एक चर्चा आई थी, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अखबारों में आप लोगों ने नोटिस किया उस समय कि एक बात आई थी कि कुछ लोग जो है वो रिकमेंड किए गए थे हायर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए, कुछ जज जो सुप्रीम कोर्ट के वो रिटायर हो रहे हैं, तो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें इस समय चर्चा चली थी, नेशनल डिबेट आया था और अखबारों में भी ये बात आई थी कि आपने देखा हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर दोनों में एडिटोरियल आया था कि जितनी अनुपात में महिलाओं को हायर जुडिशरी से सुप्रीम जुडिशरी में ट्रांसफर किया जाना चाहिए था उतना नहीं हुआ, यानी कि महिलाओं की सहभागिता बहुत कम है यहाँ पे। और यह भी बात आई थी कि क्या इससे जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि जो लैंगिक संवेदनशीलता है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो आपने देखा, निर्भया केस का मामला या तमाम अन्य मामलों में यह माना गया कि महिलाओं के होने से क्या संवेदनशीलता में बढ़ोतरी हो सकती है, केवल पुरुष ही क्यों हर निर्णय में शामिल हो रहे हैं। और हायर जुडिशरी में महिलाओं का अनुपात उतना अच्छा नहीं है। राजनीति में किसी तरह से करके हम जैसे थर्ड टायर हो गया तो हमने आर्टिकल 243D बनाया, या तमाम जो है वो ये देखा जाता है राजनीति में भी प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन जो जुडिशरी है वहां पर भी ये देखा जा रहा है कि वहां पर भी अनुपात काफी कम है महिलाओं का। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आज से कुछ महीने पहले ये खबर बहुत चर्चा में चली थी, ठीक है। अगर आप अभी भी पुराना अखबार या आर्काइव्स में जाकर देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, राइट, आपको ये दिखाई पड़ेगा कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा एक अलग ही दिखाई, ये न्यूज हमारी बहुत ज्यादा डोमिनेंट रही थी उस समय। और देखिए आपको कहां दिखाई पड़ रही है, उसमें क्या कह रहा है कि भाई विविधता, समता और समावेशिता। समावेशिता का मतलब कि सभी लोग एक साथ चलें, सभी लोग मिलजुल कर चलें, ठीक है। तो विविधता का मतलब होता है डिफरेंट आइडेंटिटीज को आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं कि ये पुरुष प्रधान है, ये सिर्फ महिला प्रधान नहीं, आप आइडेंटिटीज को भी लेकर आओ। समता यानी सबको बराबर का मौका दो, जो पढ़ने लिखने में अच्छा है, जो जुडिशियर को अच्छा समझता है, न्याय अच्छा कर सकता है, लैंगिक भेदभाव के बिना उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो कहता है कि उच्चतम न्यायालय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा करें कि आप इस पर क्या सोचते हैं, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जब आप कहेंगे हाँ होना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा वुमेन का, अब ये क्वेश्चन क्या है ये समझो, ये आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इसके अंदर बहुत डेप्थ में है। तो कहता है कि जो भी आपको आंसर लिखना है वो 3 शब्दों के अंदर लिखना है, मतलब 3 कोर एरियाज हैं। विविधता, विविधता को अगर समझोगे नहीं, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जब तक आप इसको नहीं समझोगे, जब तक आप इक्विटी नहीं ये इक्वलिटी नहीं है, इक्विटी है। और इसके बाद समावेशिता, इंक्लूसिवनेस, जब तक ये 3 शब्दों के आप मास्टरी नहीं करोगे तब तक आप इस आंसर को नहीं लिख पाओ, क्योंकि इस आंसर को इन्हीं 3 खूंटों से बांधना है। फिर कहता है कि हायर जुडिशरी में महिलाओं के प्रतिनिधि, यानी हाल में अभी क्या हमारी स्टेटस है, आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि किसके बारे में किसको प्रमोट किया गया, किसको नहीं किया गया, हमारा रेशियो क्या है सुप्रीम कोर्ट में। मान लो कोई भी एक पीठ बनती है तो उसमें कितनी महिलाओं की, अयोध्या केस में क्या कोई महिला थी, क्या ट्रिपल तलाक केस में कोई महिला थी, क्या महिला जज रही हैं, इस तरह की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है। तो जब आप इसको देखोगे तो कहता है कि आप वांछनीयता, वांछनीयता मतलब कि उसकी जो डिजायरेबिलिटी है, ठीक है, डिजायरेबिलिटी पर आप टिप्पणी करें तो आप कहेंगे हाँ बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन कहेगा कि अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि डिजायरेबिलिटी क्यों है आपको बताना पड़ेगा, और जब क्यों बताने पे आओगे तो इन्हीं 3 के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा। यानी ये क्वेश्चन अपने अंदर कम से कम 4 अलग अलग डायमेंशन को अपने अंदर समेटे। इसमें जो आंसर राइटिंग की आपको डेप्थ की जो स्किल की जरूरत पड़ेगी वो बहुत गहराई तक जरूरत पड़ेगी। अगर आप केवल ये लिख लें महिलाएं ऐसी हैं, महिलाएं वैसी हैं, महिलाएं ये कर देंगी वो कर देंगी, कहेगा बिल्कुल बकवास है। वो कह रहा है कि इन 3 शब्दों को समझते हुए, विविधता, समता और समावेशिता, इनको समझते हुए आप कहते हैं हाँ वांछनीय है, बिल्कुल सही है, तो आप प्रूव करिए। आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने देखा क्या डेप्थ है, और ये करंट से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ये चर्चा में चल रहा था लगातार, तो ये जो है वो इसी के साथ ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इसका आंसर जो है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे ये बुकलेट अपलोडेड है, आप लोग डाउनलोड करके इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। पहले कुछ पॉइंट लिखने की कोशिश करिए, अखबारों को ढूंढिए। मैं यहां क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन का डायमेंशन कहां से आए हैं क्वेश्चन। अगला देखो, कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, फिर आ गया, पता नहीं इस बार तो ऐसा लग रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 को, पेपर 3 को ऐसा गूथा है आपस में कि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज। मैंने कहा ना इस बार बहुत बहुत गुगली टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब हर क्वेश्चन ऐसा था जो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा था। किसी भी क्वेश्चन का जल्दी डायरेक्टली आंसर दिया ही नहीं जा सकता था। मतलब जो स्टूडेंट थिंकिंग वाले थे वो इस बार पेपर में कुछ कर पाएंगे, जिन्होंने केवल फैक्ट्स याद किए थे उनको हालत खराब हो जाएगी लिंक करने में दोनों को। अब जरा ध्यान से देखें, ठीक है।
कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, पुअर्टी एंड मॉल न्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ द वुमेन एसएचजीज, एक्सप्लेन द एग्जांपल। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना एसएचजी का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, ये कल हमारे सिलेबस में है। अब देखो क्वेश्चन वहां से कैसा आया, कह रहा क्या लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता मतलब जो पैट्रियार्की है उसके पास संसाधन ज्यादा है, पिता की संपत्ति पुत्र को जा रही है, ठीक है, नौकरी में उसको ज्यादा भागीदारी मिल रही है। कई बार हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी आवाज आती है कि सेम जो है वो पुरुष कलाकार को जो है वो ज्यादा पे मिलता है, महिला को जो है कम मिलता है, जो हीरोइन होती है। लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस प्रदान करके तोड़ा जा सकता है। उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में मैंने आपको, मेरे स्टूडेंट जो होंगे, जो अगर मुझे सुन रहे होंगे, तो मैंने एक बार आपको याद है वो आम का एग्जांपल दिया था कि माइक्रो फाइनेंस पे करना है और सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे पावरफुल करना है। तो अगर आप लोगों को मेरा वो एग्जांपल याद रहा होगा कि एक महिला है, आम का अचार बनाना चाहती है और उसको सहायता जब नहीं मिल पाती तो आम पक जाता है। तो क्या होता है, हमारे घर के आसपास बहुत सी महिलाएं हैं जो अचार बेच सकती हैं, मार्क बहुत अच्छा उनको बनाने आता है, लेकिन उनको उस तरह की सहायता चाहिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, वित्त सहायता करती हैं, ठीक है, आपस में। तो कह रहा है कि लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता में जहां पर बात आ रही है कि भाई पुरुष के पास एक जो हमारी स्ट्रक्चर नौकरी है, तो वो कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है। पलायन भी अगर होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई दूसरे शहर जाके कमाने जाता है, तुमने देखा होगा उसमें जो डोमिनेंस होता है पुरुष का ही होता है। आप कभी भी देखेंगे जो लेबर जा रही है, रिक्शे वाला भी जा रहा है, कोई कमाने जा रहा है, पुरुष जा रहा है, बंबई कमाने जा रहा है। अपने गांव में जाके पता करना, बंबई कमाने गए हैं, लेकिन घर पे औरत माँ बाप की सेवा कर रही, बच्चे पाल रही, खेती का भी काम देख रही है। तो लैंगिक असमानता को दूर करने, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को, गरीबी और कुपोषण, कुपोषण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो ये टॉपिक है बड़ा डेप्थ में। कुपोषण का मतलब अगर मां कुपोषित होती है तो उसके गर्भ का बच्चा भी कुपोषित हो जाता है। आईसीडीएस प्रोग्राम के अंदर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत हमने यही किया। हमने गर्भवती माताओं को जो है वो पोषण देने, जो अभी जन्मा हुआ बच्चा उसको पोषण देने के लिए हमने तमाम तरह के उसको जो है वो संस्थागत प्रसव यानी कि जो है इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के लिए जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, बहुत से इस तरह कार्यक्रम चलाए। क्योंकि कुपोषण जो होता है मां और बच्चा दोनों इसमें लिंक होता है। एक पुरुष कुपोषित हो जाए तो वो केवल उसका अपना इंडिविजुअल कुपोषण हुआ, लेकिन अगर एक मां कुपोषित हो जाती है इसका मतलब उसके बच्चे को कुपोषित होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर कोई लैक्टेटिंग जो है मदर है जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो बच्चा अगर मदर ही अगर कुपोषित है तो बच्चा पर्टिकुलरली क्या होगा, वो बीमार होगा ही होगा। और उसके जो है वो आपने देखा, इससे पहले क्वेश्चन आया था, या तो उसकी जो है वजन कम होगा या उसकी लंबाई कम होगी, स्टंटिंग होगी। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, राइट। जैसे ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, प्रणय ने बताया कि लिज्जत पापड़ वाला, ठीक है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आपस में एक दूसरे को मदद कर सकती हैं, गांव में ही काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए मार्केट कर सकते हैं, सहकारिता समूह बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सी स्किल है हमारी महिलाओं के पास। तो कह रहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस है, याद है एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन है, किसको किसको याद है मेरा वाला जो मैंने बताया था आम वाला माइक्रो फाइनेंस का एग्जाम्पल, किसको किसको, मेरा जो स्टूडेंट होगा माइक्रो फाइनेंस में, भैया पता चला कि आज वो उसको छोटा सा, माइक्रो फाइनेंस का मतलब तो बड़ा बड़ा बैंक से लोन नहीं चाहिए, छोटा छोटा। वो बेचारी आम बना जो है आचार बनाना चाहती है, आम कच्चे कच्चे हैं अभी, तो आम 5-10 हज़ार रुपये मिल जाए, कुछ बर्तन वर्तन खरीद ले, जार बार खरीद ले, मसाला खरीद ले, 2-4 महिलाएं मिलकर आम बेच लेंगी। लेकिन पता चला उसको लोन ही नहीं मिलता, वो आम पक जाता है, तो उसका क्या करेगी बेचारी। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आए यहाँ पे। तो सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करके तोड़ा जा सकता है, उदाहरण से स्पष्ट करें तो मैंने इस तरह के बहुत से एग्जांपल दिए थे। तो उनको छोटे छोटे, उनको बड़ा बड़ा लोन, क्योंकि बड़े लोन लेने जाओ तो मैंने आपको बताया था ना, आपसे कहेंगे मॉर्टगेज रख दो, फलाना चीज जो है रख दो, ये फलाना जो है गरीबी, ये तो अपना जमीन गरीब, तो बेचारी के पास सही नहीं है, उसको तो ईजी लोन चाहिए, आज जाए बेचारी को मिल जाए। तो मैंने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में, जो हमारा मुद्रा, तो इन सब चीजों के बारे में बताया था और ये लगातार एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो अगर मेरा स्टूडेंट कोई होगा तो उसे ये एग्जांपल सीधे सीधे याद आएगी, सीधे सीधे क्लास के डिस्कशन से क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन जो नए हैं वो भी ये समझें कि कहां पर वो महिला सशक्तिकरण को किन किन अलग अलग सेगमेंट के साथ जोड़ा। इसमें देखो, पहला लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण, ये 3 शब्द हो गए। इस बार इन्होंने कीवर्ड्स को बहुत प्ले किया है, बहुत ज्यादा प्ले किया इस बार के क्वेश्चन में। तो इसके दुष्चक्र को महिला, अब महिला का मतलब वो एक हम जेंडर पे ही बात कर रहे हैं सीधे सीधे, और इसमें फिर कह रहा है कि स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म, माइक्रो फाइनेंस, ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, पेपर 3 का कॉन्सेप्ट है माइक्रो फाइनेंस। प्रोफेसर यूनुस जो मैंने आपको बताया था, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, ये माइक्रो फाइनेंस के जन्मदाता कहे जाते हैं, जो है बांग्लादेश के जो है वो माइक्रो फाइनेंस के इनको पितामह भी कहा जाता है, नोबेल प्राइज इनको मिला है। तो ये माइक्रो फाइनेंस जाने जाते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। तो लगातार जो है उस पर बहुत सा जो है सेगमेंट लगातार चलता चला जा रहा है, ठीक है। कई बच्चों ने कहा मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था, डिस्कशन होती रहती है तो बात वहां निकलती रहती है। दादी जी का भी एग्जांपल लिया था, गोपाल लाल सालवी ने भी मुझे बता दिया।
तो ये आपको इसका मतलब, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको याद आ रहा है कि मैंने क्या क्या एग्जाम्पल उस समय लिए थे। यहां पे कह रहा है 100 उदाहरण स्पष्ट करें, अपने आसपास के उदाहरण से स्पष्ट करें, या कोई केस स्टडी आपने देखी है उससे आप स्पष्ट करें। तो बहुत सा हमारे पास जो है वो गांव में सेगमेंट्स अवेलेबल है। तो इसमें पहली बात तो जो महिलाएं हैं उनको वहीं स्थानीय रूप से रोजगार मिल जाएगा, उनको जब रोजगार में उनके हाथ में जब पैसा आएगा तो वो सशक्त होंगी। जब मां सशक्त होती है तो बच्चा अपने आप सशक्त हो जाता है। और कुपोषण, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए हैं और ये सब लगातार जो है वो न्यूज़पेपर में चर्चा में रहे। आपने देखा कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों को इसमें मिला दिया गया। ठीक है, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 3 तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया 10 मार्क्स के लिए। ये है यूपीएससी आज की डेट में। ठीक है, ये है यूपीएससी। इतनी डेप्थ में ये क्वेश्चन जाते हैं और इतना ट्विस्ट करते हैं, मतलब आपको आती हुई चीज भी आप नहीं लिख पाओगे जब तक आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पे आप नहीं उतरोगे। उत्तर जानना और उत्तर लिखना, ये दोनों के बीच में बहुत अंतर होता है। इसमें जरा सा भी चूक गए आप, अगर खाली ये लिखने आए कि महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह क्या होता है, आपने मान लीजिए एसएचजी पढ़ रखा है, तो वहां पर आप फंस जाओगे। इसमें 3 कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चौथे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। इन तीनों के लिए आपको बेसिक करना है। मैंने आपको बताया इन तीनों शब्दों को आपको डिफाइन करते हुए इस वर्ड को जो है क्या करना है आपको, की इसको हम लोग याद होगा आंसर राइटिंग मैंने सिखाया था नेल एंड टेल। ठीक है, इस बार बताया था कि एक होता है नेल, खूंटा गाड़ दो, और टेल का मतलब है पूंछ पकड़ के उसके साथ लपेट दो। तो नेल एंड टेल का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। क्लियर है? तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बच्चे बता रहे हैं, मैंने वो दादी वाला एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, सिरके वाला एग्जाम्पल, वेनेगर, शाबाश, इसका मतलब लोग सुन रहे हैं मुझे, मेरे स्टूडेंट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इसका आंसर दे दिया है। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। और कोई पर्टिकुलरली हाल ही में कोई केस स्टडी, जैसे योजना में बहुत केस स्टडी आती है, तो आप वहां से भी उठाकर इसको लिख सकते हैं। चलें आगे, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारा जो है क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में है क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैंने जब आंसर राइटिंग सिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ लिखना पड़ता है। आ जाइए, कहता है कि थ्रू वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैव एक्सेल्ड इन, पता नहीं इस बार तो लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण पे ही सारा उन्होंने फोकस कर रखा है। ये चौथा क्वेश्चन हमें डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। थ्रू वुमेन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैव एक्सेल्ड इन द वेरियस फील्ड। आप ये क्वेश्चन लिखते रहा करिए, खुद से कुछ पॉइंट लिखिए और इसको मिलाने की कोशिश करिए। अभी तक किसी ने इतने डिटेल में ये इस बार का मेंस का क्वेश्चन आंसर डिस्कस ही नहीं किया जितने डिस्कशन मैं जो इस पे कर रहा हूं। ठीक है, द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट has been patriarchal. अरे वाह, through women in the post-independent India have excelled in the various fields. The social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal. कहता है कि हाँ, आजाद हो गए हम, उसके बाद महिलाओं ने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा किया। आपने देखा कि मार्स ऑर्बिटर मिशन में भी महिलाएं थी। ठीक है, हमारे देश की बेटी कल्पना चावला। लेकिन उसके बाद भी जो पूरे समाज का जो माइंडसेट रहा, जो एटीट्यूड टुवर्ड जो सामाजिक, वो पैट्रियार्कल, मतलब पुरुष ही उसके लिए मेन किरदार रहा, वही सब कुछ अनुमति देगा। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स व्हाट इंटरवेंशंस कैन हेल्प चेंज दिस मिलियो। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा इसकी गहराई को समझने की कोशिश करो। ये जो स्टेटमेंट वर्ड होते हैं, ये आपको पढ़ते ही आपको डिफाइन करना पड़ता है कि मैं इस स्टेटमेंट के साथ जाऊंगा या इसके अगेंस्ट जाऊंगा। बाकी के जो वर्ड होते हैं, ठीक है, इसके अगेंस्ट आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं। ये बहुत ही खुल्लम, मतलब ये आपकी जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये देना तो पड़ेगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को चैलेंज किया जाता है। ठीक है, आपको चैलेंज किया जाता है। क्लियर? चलिए, यद्यपि स्वतंत्रता भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही आपने देखा, अब हमारी सेना में भी महिलाएं हैं, हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज सब उड़ा रही हैं। कह रहा है फिर भी जो नारीवादी आंदोलन है, महिलाएं उसमें पितृसत्तात्मक रही है। तो पहली क्लास में आपको याद होगा कि पैट्रियार्कल पे हमारा डिस्कशन हुआ था। ठीक है, महिला शिक्षकता और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन कौन से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं। तो कह रहा है एक वुमेन लिटरेसी हो गई, कि वुमेन लिटरेट हो जाए, और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, यानी कि उनको आप जैसे मान लीजिए अभी जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, ये सब जो है वो हम इस पर बात कर रहे हैं। तो यहां जो बात हो रही है, कह रहा है कि इसके अतिरिक्त कौन कौन से हस्तक्षेप, क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट आप बताओ। ये तो हमारे आसपास चल रहा है कि भाई चलो, ये हमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, क्लास में भी लिया था और अभी कुछ दिन पहले, कि हमारे एक रिलेटिव हैं,
तो उनकी वाइफ बड़ी पढ़ी लिखी थी, वो टीचर थी। शादी के बाद ये हुआ कि भाई परिवार की जो है वो परंपरा है कि औरतें नहीं कमाने जा सकती। अब वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, मैंने एग्जांपल पहले भी क्लास में पढ़ाते हुए दिया था कि वो परिवार ने परंपरा बोली कि महिला घर से बाहर नहीं निकालती है कदम, हम औरत को कमाया हुआ नहीं खाते हैं, फलाना ढिकाना करके वो घर में बैठी हुई। जबकि उस शादी से पहले वो अपना जो है वो अच्छा पढ़ाती थी, और अभी तक तो वो सीनियर हो गई होती इतने सालों में। तो ये सब तो आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं अपने समाज में, जो है इस सब चीज़ों को आपने भी नोटिस किया होगा। तो क्या आप इस विषय में आप क्या सोचते हैं? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? नहीं, आप बालिका शिक्षा, क्योंकि वो कह रहा है कि महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजना है, सरकार तमाम योजना, जननी सुरक्षा, जननी, ये आईसीडीएस को जो है वो मातृत्व पोषण, सब कुछ योजना सरकार चला रही है। अब आपसे कह रहे, क्योंकि इसका कोई रटा रटाया जवाब नहीं हो सकता। ये जो स्टूडेंट क्लास में सोचेगा, जो न्यूज़पेपर में ये सब चीजें पढ़ेगा, ठीक है, वो इनके बारे में बात करेगा। और अगर मेरे को याद है तो एक बार मैंने क्लास में पढ़ाते समय एक फोटो शेयर की थी, चुन्नी लाल मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। तो वो याद है, मूछ वाला कैरेक्टर याद आ रहा जब मैंने पढ़ाया था आपको, कि चुन्नी लाल, उनकी पत्नी की छोटी सी फोटो किनारे पोस्टर पे, वो लंबी सी बंदूक बंदूक टांगे फोटो आ रही है, ठीक है, कि प्रत्याशी वो बेचारी महिला है लेकिन इनकी फोटो आ रही। फिर मैंने आपको बताया था कि बस्ती के डीएम ने क्या किया था, ठीक है, तो ठीक है सेलेक्ट होकर आ गई, घूंघट इतना लंबा करके कभी नहीं पड़ी थी। तो याद आ रहा है वो कहानी, जब वो पहुंचे बंदूक बंदूक टान के, दुनाली उनाली, कौन है आप? बोले डीएम ने मीटिंग बुलाई, सभी प्रधान का मीटिंग होगा। तो वो जब पहुंचे, आप कौन है? बोले वो जो फलनवी जो है मुन्नी देवी, उनके हम पति हैं। तो बोले तुम हो कौन? बोले हम उनके पति। वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्या जो संवैधानिक पद पर हो, तुम्हें जनता ने चुना? बोले नहीं, वो तो हमारी पत्नी। बोले भग यहाँ भग, जो पहले अपनी प्रधान जो है वो बात करे, इसको भगाओ यहाँ से। तो कलेक्ट्रेट में उसको बुलाया गया। तो वो कहानी आपको याद आ रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके आसपास ये क्वेश्चन को लॉजिक बेस पे आप दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन का कोई रटा रटा तुम सोच रहे हो कि किसी जो है वो किताब में सोशल इश्यूज की तुम्हें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले। ये जो स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जो योजना कुरुक्षेत्र पढ़ रहा है, जो अपने आसपास नजर रखे, उसको ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी मैं तुम्हें सारे एग्जाम्पल देता जाऊंगा, मेरे स्टूडेंट अगर क्लास में होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने कब कब ये एग्जाम्पल दिया था आपको। हाँ देखो, वो स्माइल आ रही है सबकी, चुन्नी देवी पति वाला। हाँ, सबको याद आ रहा है। अब तुम मुझे बताओ, कुछ पॉइंट दो, डिस्कशन करो मेरे साथ, जो भी गंभीर स्टूडेंट हैं, जो सीरियस हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जैसे अभी एक ने कहा कि वो फलानी कोचिंग ने कर दिया, इसको खाली बोलते जाना महत्व नहीं है। सिलेबस के किस पॉइंट से क्वेश्चन आए, किस तरह के क्वेश्चन आए, इस पर डिस्कशन करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम अगर कुछ पॉइंट रखना चाहो तो तुम मुझे बताओ कौन कौन से वो हस्तक्षेप हो सकता है। हस्तक्षेप का मतलब इंटरवेंशन हो सकते हैं जिसकी मदद से ये जो है वो इस अवस्था में परिवर्तन आ जाए। मैं भी जब हिंट दूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। कुछ पॉइंट्स बताओ, सोच के दिखाओ। जागरूकता, ज्ञान, नाटक, संगीत के, इसे कौन सुन रहा है? कौन, कितने नाटक वाटक आते हैं आज की डेट में? तुम्हें जब याद है जब क्लास पढ़ा रहा था तो एकता कपूर का कोई सीरियल देख लो, तो उसमें तुमने कभी देखा पुरुष किस तरह से होता है? एकदम चुपचाप किनारे, 400 करोड़ का नुकसान हुआ है, फिर चुपचाप मैं ऑफिस जा रहा हूं। पूरा पूरा गेम कौन खेलता है? साजिश से लेकर अच्छे से लेकर बुरे तक कौन होता है? सब महिलाएं होती। सास बहू ननद, सास बहू। वो बेचारा सुबह ऑफिस निकल जाता है, शाम को घर आता है, क्या 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 3 बार करता है। अच्छा मैं सोने जा रहा हूं, बस वो जाके सो जाता है, यही काम होता है उसका। ठीक है, ज्यादा कोई चांचा करता है तो एपिसोड में मर जाता है, 10-20 एपिसोड से गायब रहता है, फिर उसका पुनर्जन्म हो जाता है। एकता कपूर सीरियल में यही तो होता है। तो उसमें कहा तुम्हारे इतने नाटक चल रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण के रूप में वो क्या होता है? महिलाएं उठती हैं सुबह से, अपना मेकअप करके, वो अपना जो है वो आपने देखा होगा पूरे टाइम मन में बोलती हैं, दूर तक सुनाई पड़ता है। ठीक है, कभी सीढ़ी पे तेल गिरा देंगी, सांस लुढ़क जाए, कभी जो है वो सांस जो है वो उसमें कुछ डाल देगी दूध में, फलाने में। तो यही सब तो चलता है। उसमें पुरुष कहाँ बैठता है? वो बेचारा कुर्ता उर्ता पहने रहता है, सूट पहन के, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ, बस यही चलता रहता है उसका। ठीक है, ज्यादा वही क्या, जो उसके बाद पता चला वो मीर मर गए, तो वही वाली हालत हो जाती है। शाबाश शाबाश, ये हैं आकाश पाल। शाबाश बेटा, दिल खुश कर दिया तुम्हें, मुझे ये बड़ी मेरी बात याद है। द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, मैंने आपसे बताया था कि जब कोई जिसे कहते हैं ना
कि जब कोई चेंजेस लाने होते हैं तो उसमें चार बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त होती हैं। उसमें एक शर्त होती है सिक्योरिटी। वुमेन के साथ सबसे बड़ी टेंशन क्या है? सिक्योरिटी की, ठीक है, सुरक्षा की। शाम को 6 अंधेरा होने के बाद देखिए माँ बाप परेशान, मान लो बच्ची नौकरी पे भी जा रही, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, 1 घंटा लेट हो जाए। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर सुरक्षा ही नहीं, आप भी अगर मान लीजिए कहीं बम फूट रहे, मैं आपको बोलूं कि अफगानिस्तान में आपको मैं 4 एकड़ जमीन खरीद के दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, जाओ यार फैक्ट्री लगाओ, तुम बोलोगे सर ऐसा है ना, दुश्मनी निभानी सीधे सीधे निभा लो, ये कहाँ है इनडायरेक्टली मार रहे हो, अफगानिस्तान भी भेजोगे और पर पता नहीं चला जो 4 एकड़ जो हमें जमीन दे रहे हो फैक्ट्री लगाने के लिए, पता चला उसी में लैंड माइन लगी हुई है, हम धाएं से उड़ जाएं, ठीक है, तो ऐसा जो है वो नहीं होगा। सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होती है। क्या हमारे समाज में जिस हिसाब से आज माहौल बदल रहा है, क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? चाहे वो किसी भी, आपने अवसर दे दिया, बसों में मॉलेस्टेशन होता है, ट्रेनों में मॉलेस्टेशन होता है, छेड़छाड़ की घटनाएं होती, कार्यस्थल पर होता है। अगर कार्यस्थल पर जो यौन छेड़छाड़ है उसके खिलाफ हमें कानून क्यों लेकर आना पड़ा? ठीक है, बॉस से लेकर हर कोई जो है उनके साथ जो है वो इस तरह से गलत हरकत, तो इसी वजह से बहुत सी माता पिता कि नहीं भैया तुम रहने दो। ज्यादातर तुमने देखा होगा, कई बार ऐसा नहीं कि माता पिता बुरे होते हैं या पैट वो नहीं करने देते, उनको डर लगा रहता है, भैया बोले शादी हो जाए, ठीक है, तो जो है वो आपने देखा होगा, बोले कुंवारी बेटी के साथ कुछ हो जाए हम कहाँ लेकर मुंह दिखाने जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं और उसको दबा दिया जाता है, आपने कई बार केसेस में सुना होगा, ठीक है, अखबारों में पढ़ते होंगे। तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या दोगे? बहुत अच्छा लगा मुझे, शाबाश मेरे बच्चों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अगला जो मैंने आपको जब याद होगा समावेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको 3 तरह के समावेशन पढ़ाए थे, ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा। एक सामाजिक समावेशन, ये सब पूरा क्या है, समावेशन ही है, तो जब महिला पुरुष दोनों एक साथ जो है विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि समावेशिक समावेशन जब तक जो है वो वित्तीय समावेशन नहीं होगा हासिल नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो एग्जाम्पल दिया था कि लड़का लड़की आज की केस में क्या, शहरों में दोनों बर्तन मांज रहे हैं, तो औरत कह रही है जो मैं काम कर रही हूँ, तुम जरा आज जो है वो कुकर चढ़ा दो, जरा 2 सीटी आ जाए, बंद कर देना, मैं तब तक जो है वो कोड बना के भेज रही हूँ, ठीक है। तो दूसरा मैंने क्या आपको बताया था कि फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय रूप से वो जो है वो उनको ऐसे मौके मिलने चाहिए, चाहे उससे पहले हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा था, जॉब्स के माध्यम से कहा था, या गिग इकॉनमी के थ्रू घर बैठे उनको काम मिल जाए। जब वो वित्तीय रूप से जो है वो ताकतवर हो जाएगी, तो वित्त क्या करता है, जो फाइनेंस होता है वो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा देता है। पैट्रियार्की किस बात की, उसको अगर आपने आसपास कभी देखा होगा, ये कोई रटा रटाया जवाब नहीं हो सकता, इसके लिए तुम्हें आंखें और कान खोलने पड़ेंगे, दिमाग खोलना पड़ेगा, मेरे समाज में क्या चल रहा है। तो उसमें एक छोटा सा जो है आपने एग्जाम्पल देखा होगा, ज्यादातर तुमने देखा होगा, रात में पति वती आया, पीट पाट दिया, तो महिला मार खाने के बाद भी चुपचाप खाना बनाती, रोती रहेगी, खाना खिलाएगी, सब कुछ क्यों होता है? मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि वो कहता है मैं कमा के लाता हूं, ऐसे बोलता मैं कमा के लाता हूं, ठीक है, चुपचाप सुन ये कर, इस तरह से बात होती है घरों में ज्यादातर देखो, तो कमा के लाता हूं, ये वाली फीलिंग आपने भी महसूस किया होगा, अरे मैं कमा के लाता हूं, तुम कमा के नहीं निकलो तब पता चलेगा कितना मुश्किल होता है कमाना। तो उसको क्या होता है, अपने बच्चे को लेकर उसका भरण पोषण कहां करेगी उसको नहीं पता होता है, राइट। तो वो क्या होता है, वो उसके अत्याचारों को, पैट्रियार्की को बर्दाश्त करती है, उसको अपने जीवन का हिस्सा मान लेती है। माँ भी बेटी को सिखाती है, यार पति अगर कभी गुस्से में एक आध हाथ मार दे तो इसको बर्दाश्त कर लेना, वो पति परमेश्वर है, या पति ही तुम्हारा जो है वो बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, इसके बिना कहां जाओगी। ट्रिपल तलाक केस में भी तो यही था, शाबानो के केस में भरण पोषण देने से तो मना कर दिया। कौन सा वो कह रही थी कि तुम ऋतिक रोशन के बराबर हो, तुमसे शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, उसने कुछ ऐसा नहीं कहा था। उसने कहा था कि मेरे बच्चे सड़क पर आ गए, मैं भूखे मर रही हूं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनका भरण पोषण दो। तो महिला कहती है हमें भरण पोषण दे दो, यानी उसको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, उसको जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी, उसके बाद डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर याद होगा, कि अमेरिका में तलाक के केसेस बढ़ते, मैंने आपको कहा था जैसे जैसे नारी सशक्त होती जाएगी तलाक के केसेस बढ़ते जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, क्योंकि वो फिर ऐसे किसी बंधन में नहीं रहेगी, उसको पता है कि यार अपने आप को आपने देखा मेट्रोपॉलिटन में, अमेरिका में, पश्चिमी देशों में, आप इसको एक नजरिए से गलत कह सकते हो कि परिवार टूट रहा है, एकल बच्चे ज्यादा है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नजरिए से जब देखो, बोले हाँ, क्योंकि वो डिसीजन ले रही है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जाओ मैं अपना पेट खुद पाल सकती हूँ, हो गया बात। तो ये भी आपने जो है ये पॉइंट मैंने आपको बताए थे। और भी कुछ पॉइंट सोचो, आज इसको लिखने की कोशिश करो। क्लियर? तो इसके और कुछ पॉइंट सोचो कि और तुम क्या कर सकते हो, ये सोचने का प्रश्न है। ये सब कुछ तुम्हें वहां बैठ के सोचना पड़ेगा जब तुम डिस्कशन लार्जर बेस पे करते हो। यही तुम्हें बता रहा हूं कि हमें जब पढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेप्टर बैच में, इसीलिए हम बहुत लार्जर डिस्कशन करते हैं, बहुत खुल के, इसीलिए 2 साल का बैच है ये,
कि एक साल हम पहले अपने फंडामेंटल 5 को बहुत इनलार्ज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कहां तक हम जा रहे हैं, फिर सेकेंड ईयर उसको हम कॉन्क्रीट करते हैं, हम आंसर राइटिंग के साथ उसको जोड़ते हैं। इसीलिए तो आंसर राइटिंग बैच मार्च से लेकर आ रहा हूं। तो इसका पीछे जो फंडामेंटल है वो यही है कि पहले अपने दिमाग को खोलो। अगर आप किसी टू द पॉइंट ही पढ़ना केवल शुरू कर दोगे तो कभी भी पर्सपेक्टिव नहीं आएगा। अब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम आज मेरे कहने से राम आहूजा खोल के देख लो, राम आहूजा खोल के देख लो, बिस्वाल खोल के देख लो, जो भी तुम्हें किताबें दो चार हैं वो पढ़ के देख लो, तुम इसका आंसर वहां नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही तुमसे वर्तमान सोच की मांग कर रहा है। तुम्हें कह रहा है कि तुम अपने आसपास सोच पाने के लिए तैयार। तुम्हें लग रहा है कि कोई ये बहुत ही किसी खास किताब का क्वेश्चन है, हाँ या ना मुझे जवाब दो, या किसी खास नोट्स का क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम्हारे आसपास कुछ हो रहा था, बस ये कह रहा है कि तुमने देखा उसको, तुमने उसको सही नजरिए से देखा, देखने के बाद क्या तुमने उसको एनालिसिस किया कि ये क्या है, क्या तुम उस एनालिसिस में इन्वॉल्व हुए, बस तुमसे ये दो तीन चीजें मांग रहा है। तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है, हमारा एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि तुम्हें सोचना सिखाएं। कई बच्चे छटपटाते हैं, अरे सर लिखा दीजिए, बाद में पढ़ लेंगे, अगले साल बहुत टाइम, 4-5 साल हम पापा से पैसा लेकर आए हैं, पंचवर्षीय योजना अभी भी हमारी चल रही है। उनको बताना पड़ता है कि पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई है, नीति आयोग आ गया है, यहाँ साल साल भर के कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं, लेकिन बोला नहीं हम 5 साल तैयारी करेंगे, हम बढ़ के भैया 6 साल किए तो हम 5 साल में मान जाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्वेश्चन का नेचर समझने की कोशिश करो। ये एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, थिंकिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है, यानी आपको हमारे जितने भी डिस्कशन है उसमें इन्वॉल्व होना बहुत ही मस्ट है आपके लिए। और मजेदार बात है कि ये सारा कुछ करने के लिए वहां से तुम्हें 7 मिनट मिलेंगे, 7 मिनट, ओनली 7 मिनट। यही आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, इसीलिए इसकी डेप्थ हमें बहुत जरूरत होती है। क्लियर? चलो अगली क्लास में मैं इसके बाद के क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। आप ओटीपी पे जाएं, उसको लिखें, समझें। उम्मीद करता हूं कि जो प्रयास हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और थोड़ा सा टाइमिंग का 1-2 दिन थोड़ी मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो टाइमिंग का थोड़ा सा अप डाउन है, बाकी मैं इसको सेटल कर लूँगा। राइट, कोई परेशान होने की बात नहीं है। और जुड़े रहिए आंसर राइटिंग बैच के साथ, कॉन्सेप्टर बैच के साथ। आप लोग लगातार बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। राइट, और पढ़ते रहिए, मैं यही कहूँगा। राइट, पढ़ते रहिए अच्छे से। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉन्सेप्टर बैच के साथ जुड़ सकते हैं, आंसर राइटिंग बैच के साथ जुड़ सकते हैं। प्री स्पेशल CSAT शुरू हो रहा है कल से, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग काफ़ी अच्छा करेंगे, काफ़ी जो है वो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे। राइट, ओजान टेस्ट प्रैक्टिस में जाइए, नीचे आप ई बुक्स पाएंगे, वहाँ आप डाउनलोड करिए, फ्री में डाउनलोड करिए और वहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन लगाइए लेकिन पॉइंट्स लिखिए। ई बुक डाउनलोड नहीं होगा, उसको वहीं पर आप पढ़ सकते हैं, मतलब दैट इज डायरेक्टली आप उसको रीड कर सकते हैं। ऐप में आप उसको डाउनलोड करके आप उसको बाद में वहां से पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करके शेयर नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखें उसको आप। चलिए, मिलता हूं मैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे, अच्छे से जो है वो सेगमेंट्स को डील करेंगे। राइट, और जुड़े रहिए, हम आंसर राइटिंग लेकर आ रहे हैं विद 1 ईयर योजना, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी।